तो चलिए शुरू करते हैं। वाई आंसर राइटिंग। हम सबसे पहले बात करते हैं, एक एक चीज को समझिए। और आप सोचते होंगे कि एक क्वेश्चन जान लेना, उसको 3 पार्ट में लिख देना, यही आंसर राइटिंग है। आज आपको पता चलेगा आंसर राइटिंग क्या सेगमेंट है, कि मिनी शुक्ला के इंटरव्यू में मार्क्स ज्यादा होने के बावजूद श्रुति ने आईएएस टॉप किया। डेफिनेटली आप जानना चाहेंगे और आपको यह जानना चाहिए। आंसर राइटिंग की अगर बात करें तो जो मेंस का प्रश्न होता है, जो मेंस होता है 1750 नंबर, 1750 मार्क्स, जिसमें 2 क्वालिफाइंग पेपर को हटा दो, वो भी रिटर्न ही होते हैं, उनके मार्क्स नहीं जोड़े जाते, उनको क्वालिफाई करना पड़ता है। जो जीएस ऑप्शनल और एसए को मिला लो तो 1750 नंबर आपकी राइटिंग पे जाते हैं। ना आपका नाम कुछ जा रहा है, ना आपकी कोई पहचान जा रही है, सिर्फ आप सेम क्वेश्चन जो उस साल 12,000 या 14,000 बच्चों ने प्री क्वालिफाई किया और मेंस लिखने बैठे, उनके सामने सेम क्वेश्चन होता है। आपके पास भारतीय अनुसूची की किसी भी भाषा में एग्जाम देने का विकल्प होता है, जो भी आप चुनते हैं, हिंदी, इंग्लिश, और सभी के लिए प्रश्न समान होते हैं, सभी के लिए नॉलेज समान होती है। आप चाहे उड़िया में पेपर दें, बंगाली में दें, या हिंदी में दें, या इंग्लिश में दें, इट डजंट मैटर। ठीक है, अब सवाल है, और उसमें से भी जो चीजें होती हैं, एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स में जो आने वाली चीजें हैं, ये सभी कुछ वहां समान होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बेसिक फंडामेंटल मिस्टेक क्या होती है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में जो हमारा फर्स्ट लेवल है, ठीक है, अब ध्यान से समझो कि मोस्ट क्रूशियल स्टेज होता है। जैसे मैंने बताया ना कि तमाम आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने आंसर राइटिंग के दम पे ही अपनी रैंक हासिल की। जब उसका सबसे अच्छा एग्जांपल श्रुति है, उसकी वीडियो मैंने आप लोगों को कई बार शेयर की है, फिर दोबारा शेयर कर दूंगा। अब जरा ध्यान से समझो कि कौन मेंस लिखने के बाद क्वालिफाई नहीं कर पाता, यह जानना बड़ा जरूरी है। इसको एक आईएएस ऑफिसर ने एक नाम दिया है। उन्होंने जब ये अपना व्याख्यान दिया, अपना जो सेमिनार, उसमें एक उन्होंने नाम दिया हंटर एंड गैदरर्स। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि मानव के विकास में जब हम बंदरों से आगे बढ़ रहे थे, जब हम एप से आगे निकले, तो हम शुरुआती दौर में जब हम एक मनुष्य थे तो हम एक संग्रहण करता थे। इतिहास में मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया है, तो उसमें क्या था, हम केवल हंटर और गैदरर्स थे। तो हंटर और गैदरर्स कैसे काम करते हैं, ये आईएएस ऑफिसर ने लिखा कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स, ठीक है, ये उन्होंने डाटा दिया है कि नियरली 90% ऑफ द एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दे आर एक्ट एज अ, पढ़ाई करने में नहीं, किताब में याद करने में नहीं कि लक्ष्मीकांत के सारे अनुच्छेद याद हो गए या फलाना याद हो गया, दे एक्ट एज अ हंटर एंड गैदरर्स। ठीक है, ये संग्रहणकर्ता, शिकारी और संग्रहणकर्ता के रूप में काम करते हैं। तो क्या था इनका, बहुत अच्छे से तुम समझ जाओगे, हम अपने नजाती भूगोल के हिसाब से, नजाती विज्ञान के हिसाब से जो है वो इसमें समझ पाओगे। तो ये शिकारी और संग्रहण, शिकारी का मतलब क्या होता है, वो रोज के रोज, वो कोई प्लान नहीं करते हैं, वो कोई स्टोरेज नहीं करते थे। इनको क्या होता था, डेली शिकार के लिए निकलना है, डेली शिकार के लिए अगर मिल गया शिकार तो बल्ले बल्ले, नहीं तो भैया तू निकल ले, ये वाली हालत होती थी। या कुछ स्टोर करके रखने के लिए कि भाई कोई जो है ऑफ सीजन है या कुछ ऐसा है तो मुझे खाने के लिए मिल जाए। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक्ट एज अ हंटर एंड गैदरर्स, ये एक आईएएस ऑफिसर ने इसको मेंशन किया है। अब उस कंडीशन में इसका बिहेवियर का मतलब क्या हुआ कि हम कोई चीज प्लान्ड नहीं कर रहे हैं, हम किसी चीज में स्किल्ड नहीं हो रहे। ठीक है, हम स्किल्ड नहीं। आज का मानव क्या है, मोस्टली स्किल्ड है, वो प्रोसेस फूड भी जानता है, वो स्टोरेज फूड भी जानता है, उसके ऐसे ऐसे खाने हैं जो 6-6 महीने खराब नहीं हो रहे, उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी है। तो आज का मनुष्य हंटर गैदरर नहीं कर कि आप सुबह सुबह जो है वो क्लास में आपने, जैसे हुआ कि भाई मम्मी ने कहा चलो क्लास ले लो, बोला नहीं मम्मी मेरा तीर धनुष दो पहले, मैं जा रहा हूं शिकार करने, नहीं तो शाम को खाना क्या बनेगा। तो आप इस तरह से बिहेव नहीं करते हैं। फिर दोपहर का टाइम आया, मम्मी ने कहा फिर अब तो पढ़ाई कर लो, बोला नहीं मम्मी दोपहर के लंच के लिए भी तो अभी चिड़िया मार के लानी है, फलाना ये काम करना है, फ्रूट्स जो इकट्ठा करने हैं। तो आज आप इस तरह बिहेव नहीं करते हो। आज आप जाते हो, आप एक ऐप पे जाते हो और ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हो, आपके घर पे आ जाता है, बिकॉज यू आर स्किल्ड, आप जो है वो स्किल्ड हो। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन आंसर राइटिंग, आईएएस ऑफिसर कहता है कि दे बिहेव एज अ हंटर एंड गैदरर। ये जो है वो क्या काम करते हैं, वो एक संग्रहणकर्ता और शिकारी की तरह बिहेव करते हैं। लग गया तीर तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर भटकते रहो। यानी कि अटेम्प्ट में अगर मान लीजिए कोई ढंग का क्वेश्चन पढ़ा लिखा आ गया, उस पर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके उसमें कुछ लिख दिया तो ठीक है, हो सकता है मार्क्स मिल जाए, अदरवाइज आगे चलो। तो जैसे ग्रेजुएशन में हम ज्यादातर यही करते हैं, तो क्या हुआ, लास्ट पे हम आते हैं 5-10 साल का पेपर सॉल्व करते हैं और उसमें जो है वही पुराने पेपर आता, कुंजी टाइप का आता, उसको याद कर लिया कि इसमें से इतने क्वेश्चन पासिंग मार्क फंस गए। मान लो इस बार अच्छा क्वेश्चन फंस गया कुंजी में से जो की आती है, तो भैया इस बार 60% आ जाएंगे। नहीं यार चलो 56% आएगा, कोई बात नहीं है, सेकेंड ईयर में हम अच्छे मार्क्स उठा लेंगे। यही तो होता है, यही साइकोलॉजी होती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें बी कॉपी, सी कॉपी, जितनी कॉपी भर दोगे उतना ही जो है पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैंने तो कॉपियां चीखे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो मुझे पता कि क्या स्थिति होती है।
एक ही चीज को बार बार लिखो, बार बार लिखो, कॉपी भरते चले जाओ, मार्क्स मिल जाएंगे। पासिंग मार्क्स तो कम से कम हो जाए, अगले सेमेस्टर में फिर वो क्या होता है, कस्में खाई जाती हैं कि यार इस बार तो भाई तेरा बहुत अच्छे से पढ़ेगा, ये चीजें होती हैं। सो दिस इज नोन एज इन बिहेवियरल साइंस, इट इज नोन एज हंटर एंड गैदरर्स, कि इस बार नहीं तो अगली, आज नहीं अच्छा शिकार मिला, कल अच्छा शिकार कर लेंगे, तो कल पे हम रहते। लेकिन यूपीएससी आपको ये एडवांटेज नहीं देता है। यूपीएससी कहता है कि भाई मैंने आपके दो चीजें सेट कर दी, टाइम, समय के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे, वर्ड, शब्द के साथ बोला, फ्रेम कर दिया, आपको 3 घंटे के अंदर आंसर लिखना है, इतने वर्ड्स में ही आंसर लिखना है, दोनों चीजें सेट कर दी। बोले अब इसमें शिकारियों की कोई भूमिका नहीं, कि इस बार पहला पेपर में तीर नहीं लगा तो दूसरे पेपर में तीर लगा देंगे। दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक, जिसके बारे में कोई आपसे बात नहीं करता। सब कहते हैं सिलेबस पूरा कर लो, सिलेबस पूरा कर लो, स्टूडेंट हम पे दबाव डालते, सर सिलेबस कब पूरा होगा। सवाल यह है कि अगर तुमने देखा श्रुति के मार्क्स जो हैं वो अगर देखा जाए तो किसी भी एग्जाम में, किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 60% लाने वाला जो है वो फर्स्ट डिवीजन कहलाता है, इससे नीचे फर्स्ट डिवीजन नहीं होता है। यहां 60% मार्क्स ही नहीं है किसी के, यहां 58-59% में आईएएस टॉपर हो जाता है। सवाल यह है कि जो आपको पढ़ा दिया गया, आज आपको कोई एक चैप्टर पढ़ा है, कल मैंने आपको किंगडम्स के बारे में पढ़ाया, या कल जो मैंने आपको ब्रह्मांड के बारे में बताया, सवाल है कि क्या वो आपकी कमांड में आ गया, आपने कहा साहब याद कर लिया, किसी ने कहा मैंने अच्छा नोट्स बना लिया, पर सवाल है क्या तुम उसको दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हो, क्या तुम दोबारा हूबहू लिख सकते हो, क्या तुम उसको अपने शब्दों में तोड़कर अलग अलग पॉइंट्स बना सकते हो, क्या उसका फ्लो चार्ट बना सकते हो, स्पाइडर डायग्राम बना सकते हो, उसकी थॉट मैपिंग कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो वो तुम्हारा हो गया, उतना भी तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है। 25 में से 25 क्वेश्चन कोई माई का लाल करता ही नहीं है, चाहे वो आईएएस टॉपर या अच्छे की हालत खराब हो जाती है। 20-22 क्वेश्चन पहुंचते पहुंचते ऐसे हाथ कांपने लगते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यही चीज हमें समझना है कि वी आर नॉट हंटर एंड गैदरर्स, बट यू एक्ट लाइक दैट। अभी भी वो बंदरों की तरह बिहेव होता है कि लग गया तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं है। सो ये 90% स्टूडेंट जो है वो यही करते हैं। अब सवाल है कि अब 10% स्टूडेंट को वो सीक्रेट पता है कि मुझे कैसे आंसर राइटिंग को डे 1 से ही अपनी स्किल में लेकर आ। अगर मैं आज एक पेज भी पढ़ूंगा, मैं एक पेज लिखूंगा, मैं जो पढ़ूंगा उसको लिखूंगा। मैंने पिछली क्लास में एक बार बताया था कि गूंगे बहरे हो जाओ, भैया मैं बोल ही नहीं सकता, मैं सिर्फ लिख सकता हूं, स्किल डेवलप हो जाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मनोज जी जो उड़ीसा कैडर में आज आईएएस ऑफिसर है, उनकी वीडियो पड़ी होगी, और बोला भैया सर बोल दीजिएगा अपने बच्चों से कि खाली लिखें और कुछ ना करें, जब लबासना में ट्रेनिंग चल रही थी, आज आईएएस है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब वो कह रहा है जो आईएएस क्वालिफाई हो गया वो तुम्हें समझा रहा है, इतना कुछ यहां कर दिया, फिर भी आप नहीं कर रहे। तो अब देखो क्या चीज है, अब कुछ लोगों की आत्मा जगी, अभी गलती होने जा रही है। अब कुछ लोगों की आत्मा जग गई और बोला नहीं सर आज से हम आंसर राइटिंग करेंगे। फिर यहां पे दिक्कत यह है कि रूट क्या है आपका आंसर राइटिंग का। आपने कहा साहब सर अभी आपने बुद्धिज्म पढ़ा है, मैं आज बुद्धिज्म पे क्वेश्चन करूंगा। सर हमने गांधी के बारे में पढ़ा, हम आज गांधी के बारे में क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है चलो देखते हैं। आंसर जो यहां की जा रही है, जो आंसर राइटिंग हो रही है, वो डिमांड सप्लाई बेस है। फिर से कह रहा हूं, इकोनॉमी में हर बच्चा ये जानता है दिस इज अ डिमांड सप्लाई बेस। तो डिमांड सप्लाई क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड सप्लाई? अकॉर्डिंग टू द डिमांड, यूपीएससी लगातार अपनी डिमांड को चेंज कर रहा है। आप जानते हैं ना यूपीएससी की एक और फुल फॉर्म होता है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन भी कहते हैं। इसमें अंदाजा ही नहीं लगता कि क्वेश्चन किस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न कर जाएंगे, अंदाजा ही नहीं लगता। तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या चीज लेके जाना होगा, हमें यह समझना पड़ेगा। अब देखो जरा ध्यान से, अब तुम्हारे सामने कुछ एग्जाम्पल रख रहा हूं कि जो स्टूडेंट ट्रेंड नहीं है, यहां सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट की परिभाषा नहीं होती, तेजूलाल और ना तेजूलाल की परिभाषा नहीं होती है कि ये ब्राइट स्टूडेंट है, ये ब्राइट स्टूडेंट नहीं है। यूपीएससी में तो अभी भी यार 50% सीटें सेकंड डिवीजन वाले ले जाते हैं। बहुत मस्त एग्जाम है, यहां कुछ कोई सर्टिफिकेट ही नहीं मांगता है, ना तुम्हारी जो है वो कहां से आए हो, किस भाषा में पढ़े हो, गांव से हो, सेकंड डिविजनर, थर्ड डिविजनर, कुछ भी हो यार। अभी देखो एक पोस्ट वायरल हो रही है, आईएएस ऑफिसर है, वो पता चला कि 48% नंबर भी उनके जीवन भर नहीं रहे। तो बहुत से ऐसे ऑफिसर हैं जो आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बहुत अच्छे नंबर नहीं रहे। तो फिर एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है? एग्जाम की रिक्वायरमेंट है कि जो बदलाव हो रहे हैं उसके हिसाब से आप अपने आप को बदल पा रहे हो कि नहीं। यानी कि आंसर राइटिंग और वर्तमान जो फीडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कई बच्चे जब मेरे साथ आते हैं, जैसे कॉन्सेप्टर बैच हमने शुरू किया, आपने देखा कि मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं, स्टैटोडायनेमिक, की यूपीएससी की रेंज बहुत बड़ी है। स्टैटिक सब्जेक्ट और डायनामिक सब्जेक्ट, यानी हर चीज का एक परास होता है, हर चीज की एक रिप्लिका होती है। क्लियर है?
हर बार आपने, अगर मेरा कोई स्टूडेंट मुझे सुन चुका है तो वो ये जानता है कि मैं बार बार स्टैट और डायनामिक बहुत फोकस करता हूं, और उस पर भी मैं हमेशा कहता हूं कि नए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हर बच्चे को पता होगा। हर क्लास में शुरुआत में 1-2 क्लास में ओपन करता हूं कि आपको पता चले कि क्या पढ़ना चाहिए। होता है? हाँ बोलो। हाँ सर, आप बताते हैं अगर किसी ने मुझे सुना है, राइट। तो कई बार बच्चा कहता है कि सर आप बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जबकि इंटरडिसिप्लिनरी में क्या होता है, मैंने जैसे ज्योग्राफी पढ़ा है, मैंने बताया कि भाई ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, सोसाइटी, पॉलिटी, हर चीज से रिलेटेड है। तो बच्चा घबरा जाता है कि यार ये भूगोल पढ़ा रहे हैं, या ये इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं, या सोसाइटी पढ़ा रहे हैं, या पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। अब जरा देखो कि अगर तुम उस बदलाव के साथ नहीं बदल पाए, कहते ना कि जो परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं हुआ वो परिवर्तित कर दिया जाएगा, वो हटा दिया जाएगा। जो बदलाव, जो चेंज के साथ चेंज नहीं हुआ वो चेंज कर दिया जाएगा, यानी उसकी जगह कोई और आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा, जो चेंज के साथ चेंज नहीं हुआ वो चेंज कर दिया जाएगा। तो यहां यूपीएससी भी इसी फंडा पे काम करता है। अब जैसे आप, पहली बात तो आपकी आत्मा, आप हंटर गैदरर